हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में विभवमापी, किरचॉफ के नियम एवं उसके वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग यह समझते हैं कि यदि हम लोगों को कहा जाए कि दो सेल एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और एक ही दिशा में जोड़े गए हैं, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, यदि दो सेल एक ही दिशा में जोड़े जाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि जो प्लस प्लेट है वो यदि इसमें बाईं ओर है तो इस वाले सेल में भी प्लस प्लेट बाईं ओर होगी। कहने का मतलब है माइनस सिरा प्लस से जुड़ेगा और फिर इसमें अगर और एक और आगे सेल जोड़ा गया तो यहां पर फिर से माइनस से प्लस जुड़ेगा। इस प्रकार से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यदि हम इनका विद्युत वाहक बल E1, E2, E3 मान लें तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो E बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि दो सेल हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, या कहा जाए एक दूसरे के उल्टे जोड़े गए हैं, एक दूसरे के यदि उल्टे जोड़े जाएंगे तो इसका मतलब होता है कि एक का प्लस इस तरफ है तो दूसरे का प्लस दूसरी साइड होगा। तो यहां पर दूसरे का प्लस दूसरी साइड इस तरीके से बनाएंगे। तो इस स्थिति में यदि इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका विद्युत वाहक बल E2 है तो यहां पर E की वैल्यू जो होगी वह E1 माइनस E2 होती है। इतना याद रखना है कि यदि दो सेल श्रेणी क्रम में समान दिशा में सपोर्ट कर रहे हैं तब आप इनमें विद्युत वाहक बलों को आपस में जोड़ेंगे। अगर दो से अधिक है तो दो से अधिक जोड़ेंगे। इसके बाद यदि विपरीत में जुड़े हैं तो वह आपस में घटते हैं। अब हम लोग आते हैं सवालों में। तो देखो, सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, पहले सवाल में कह रहा है कि एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल का मान दिया गया है। सबसे पहले विद्युत वाहक बल लिख लेते हैं। लिखा कितना है? 2.4 वोल्ट। इसके बाद फिर कह रहा है इसमें 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, या इसमें कहा गया है कि 4 एम्पीयर धारा यह लेता है, तो 4 एम्पीयर धारा दी गई है। इसके पश्चात कह रहा है इसका आंतरिक प्रतिरोध बताइए। तो आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है। अब इसमें देखो क्या कहा गया, धारा को लघुपथित किया जाता है। धारा को लघुपथित होने का मतलब क्या होता है? धारा लघुपथित होने का अर्थ होता है कि यदि हमने कोई सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और इसको क्या किया गया है, किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है, तो इसमें जो प्रवाहित धारा है बाह्य प्रतिरोध में I का मान यहां पर शून्य होता है। कहने का मतलब है धारा लघुपथित है, इसलिए बाह्य परिपथ में धारा नहीं जाती है, केवल धारा कहां रहेगी? सेल पर ही। इस कारण से यहां पर ये जो बाह्य प्रतिरोध है R को हम लोग क्या करते हैं? हटा लेते हैं। तब इस स्थिति में स्मॉल r ज्ञात करना है तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा E अपॉन में I। अच्छा, E का मान दिया गया है 2.4, I का मान दिया गया है 4। यदि हम इसका भाग देंगे तो 24 में 4 का भाग गया तो आ गया 6। तो यहां पर देखो दशमलव लगा था तो 0.6, क्योंकि R का मान पूछा गया है, प्रतिरोध पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा 0.6 ओम। और यह आपके विकल्प नंबर डी में दिया गया है, तो यहां पर पहले का विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, तो क्या बताया देखो कि धारा यदि लघुपथित होगी, तो धारा लघुपथित है, इसका मतलब क्या होगा कि बाह्य प्रतिरोध में धारा जाएगी नहीं। तब इस स्थिति में स्मॉल I बराबर E अपॉन स्मॉल आर ही रखोगे, क्योंकि कैपिटल आर की वैल्यू हटा देनी है। तब स्मॉल आर बराबर E अपॉन आई। तो यहां पर I का मान देखो दिया था 4, E का मान दिया था 2.4, तो R की वैल्यू जो प्राप्त होगी, प्रतिरोध का जो मान प्राप्त होगा 0.6 ओम प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखो सवाल नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। सवाल नंबर सेकंड में कह रहा है यदि सेलों के संयोजन में R1 तथा R2 क्रमशः कुल आंतरिक व कुल बाह्य प्रतिरोध हो। कह रहा कुल आंतरिक व कुल बाह्य प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक को स्मॉल r मान लो, यह R1 है। और फिर कह रहा कुल बाह्य प्रतिरोध, तो बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R मान लो, यह R2 है। कह रहा श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए कब उपयोगी होगा, यह कह रहा है। तो देखो यहां पर आपको समझना है कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो श्रेणी क्रम के लिए बाह्य प्रतिरोध R2 की वैल्यू अधिक होनी चाहिए और आंतरिक प्रतिरोध R1 की वैल्यू कम होनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? तो यदि आप श्रेणी क्रम में n सेल लगाओगे तो n सेलों के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह स्मॉल n इंटू R होता है। तो जो I बराबर है वह प्राप्त होता है NE अपॉन में NR प्लस में कैपिटल R।
अब यहाँ पे क्योंकि हमको धारा का मान n सेल लगाए गए हैं, तो n सेलों के लिए हमें n गुना प्राप्त करना होता है, तो nr की वैल्यू जो होती है वह हम मानते हैं किससे, बाह्य प्रतिरोध से बहुत छोटी हो, तब इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहां पर जो धारा है वह लगभग n गुना प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम कह दें nr का मान अधिक हो, तब इस स्थिति पर nr का मान जब अधिक होगा तो कैपिटल R को हटाएंगे तो यहां पर स्मॉल n इंटू आर होगा, तो E अपॉन आर यानी कि एक सेल के लिए प्राप्त होगा। इस कारण से हमको श्रेणी क्रम में, आपको इतना भर याद रखना है कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान कम रखते हैं और बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। यदि समांतर क्रम में जोड़ना है तो यहां पर आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए और बाह्य प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। तो यहां पर आपसे कह रहा है, देखो आंतरिक प्रतिरोध है R1 और बाह्य प्रतिरोध है R2, और श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए और आंतरिक प्रतिरोध का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां पर R2 इज ग्रेटर देन R1 विकल्प नंबर बी में दिया गया है, तो यह विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। देखो क्या लिखा है, सवाल नंबर तीसरे में कहा गया है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, जब इसे लघुपथित किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज होगा। देखो अभी बोला गया कि टर्मिनल वोल्टेज बताना है, लेकिन यहां पर लघुपथित की बात हो रही, तो लघुपथित के लिए इसमें धारा तो जाएगी नहीं। जब इसमें धारा जाएगी नहीं तो यहां पर क्या होगा कि जो टर्मिनल विभवांतर है वह इनके सिरों का विभवांतर होता है, तो V बराबर I इंटू आर होता है। I का मान शून्य होगा R में, तो इस स्थिति पर यहां पर जो V है वह भी शून्य होगा। क्या बताया कि यदि धारा लघुपथित है तो यहां बाह्य प्रतिरोध में धारा का मान शून्य होगा, तब इस स्थिति पर V बराबर I इंटू आर से टर्मिनल विभवांतर भी शून्य होगा, तो विकल्प नंबर सी तीसरे का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। देखो सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, सवाल नंबर चौथे में कह रहा है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। क्या कहा गया, देखो कि विद्युत वाहक बल का मान 5 वोल्ट है। इसके बाद आगे फिर कह रहा है यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान 2 ओम हो, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मानते हैं, 2 ओम दिया गया है तो 2 ओम लिख लेते हैं, एवं एक बाहरी प्रतिरोध से यह जुड़ा हुआ है। कह रहा यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर प्रवाहित हो, 0.4 एम्पियर धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तो कह रहा बताइए बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो देखो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल विभवांतर V होता है और सूत्र क्या होता है, V बराबर E माइनस आई इंटू में R। देखो E है विद्युत वाहक बल जो कि दिया गया है, तो रख लेते हैं, माइनस यहां पर I की बात करें तो I का मान है 0.4, यह भी दिया गया है। इसके बाद में R की बात करें तो R का मान दिया गया है 2, तो 5 माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8, तो 0.8। अब 5 में 0.8 घटाएंगे तो आएगा 4.2, क्योंकि टर्मिनल विभवांतर बताना था तो मात्रक होगा वोल्ट। तो यहां पे यदि आप देखोगे तो चौथे का विकल्प नंबर डी 4.2 वोल्ट दिया गया है, तो यह विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। तो देखो सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वें में कह रहा है एक विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.15 ओम। कह रहा विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.15 वोल्ट, एवं कह रहा है यहां पर कि कह रहा इस पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो टर्मिनल विभवांतर बताओ। सेम क्वेश्चन आ गया, देखो कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो टर्मिनल विभवांतर V का मान निकालना है, तो V बराबर होगा E माइनस में I इंटू में R। अब E की वैल्यू तो दी गई है, कितनी दी गई है, देखो 1.5 माइनस I का मान है 2, और यदि हम बात करते हैं R के वैल्यू की तो R का मान है 0.15। अब आपस में जब गुणा करवाएंगे तो आएगा 1.5 माइनस 15 दूनी 30, तो 0.3 यानी कि 0.30 लिख सकते हैं। अब 1.5 में 0.3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1.2 वोल्ट। इसका अर्थ क्या निकला कि जो टर्मिनल विभवांतर है वह 1.2 वोल्ट होगा। तो यहां पर विकल्प नंबर 5वें का डी दिया गया है 1.2 वोल्ट, यह विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। देखो सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6वें में कह रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r,
बाह्य प्रतिरोध स्मॉल आर हो तो टर्मिनल विभवांतर का मान क्या होगा। सवाल ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और बाह्य प्रतिरोध भी स्मॉल आर है और यहां पर जो विद्युत वाहक बल है वह ई है। तो आपसे पूछा गया टर्मिनल विभवांतर भी बता दीजिए। तो देखो V बराबर होता है E माइनस में I इंटू में R। समस्या I की है तो देखो I नहीं दिया है तो आपको यह याद रखना है I बराबर होता है E अपॉन में स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब कैपिटल R होता है बाह्य प्रतिरोध, लेकिन इस बार कैपिटल R की जगह कह दिया है कि बाह्य प्रतिरोध भी स्मॉल r है, तो यहां पर स्मॉल r रख देंगे तो R और R हो जाएंगे 2R, तो I का मान आ जाएगा E अपॉन में 2 इंटू में R। इस I की वैल्यू को यहां पर रख लेते हैं तो आएगा E माइनस I का मान है E अपॉन में 2 इंटू में R। इंटू में R तो दिया ही गया है, R से R कैंसिल हो गया तो आ गया E माइनस E बाई 2। अब जब E माइनस E बाई 2 यानी कि E में से E बाई 2 को घटाएंगे तो आएगा E बाई 2 वोल्ट। तो यहां पर देखोगे तो आप विकल्प नंबर सी में देख रहे हो तो छठवें के विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है E बाई 2 वोल्ट और यही विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब आते हैं देखो सातवें सवाल पर। यदि हम सातवें सवाल की बात करें तो सातवें सवाल में कह रहा किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि किरचॉफ के फर्स्ट नियम को हम लोग धारा का नियम, संधि का नियम या इसी को प्रथम नियम भी बोलते हैं और यह जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यदि ये बात करते हैं सेकंड नियम की तो सेकंड नियम कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो फर्स्ट किस पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, और सेकंड किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर पूछा गया है फर्स्ट। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, विकल्प नंबर अगर आप देखोगे तो विकल्प नंबर सी में दिया गया है आवेश, तो विकल्प नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन किया गया धारा का नियम जो है वह किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब आते हैं सवाल नंबर देखो आठवें पर। तो आठवां सवाल देखो क्या कह रहा है। आठवें सवाल पर पहले तो चित्र बना है तो हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में देखो क्या है कि यहां पर धारा दी गई है, संधि के नियम को लागू किया गया है इस पर। यहां पर एक और धारा फूटी हुई है, इसके बाद आगे जाएं तो यहां पर दो भागों में धारा फूटी हुई। यहां पर दिया गया है 4 एम्पियर, इस जगह पर लिखा हुआ है 2 एम्पियर और यहां पर लिखा हुआ है 1 एम्पियर। इसके पश्चात यहां लिखा हुआ है 1.3 एम्पियर और इस जगह पर लिखा हुआ है आई एम्पियर। और देखो आई की वैल्यू बतानी है आपको, तो हम लोगों को यह याद रखना है कि संधि का नियम कहता है कि आवेश नियत रहता है, तो धारा जो आती है और जो धारा जाएगी वो आपस में बराबर रहेगी। तो आ कितनी रही देखो 4 और 2 6, तो यहां पर हो जाएगी 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर यहां से जाएगी तो यहां पर हमको संधि मिल गई। अब इस संधि पर देखोगे तो 1 एम्पियर निकल गई, तो बची कितनी, बची 5 एम्पियर। अब शेष 5 एम्पियर यहां आगे जाएगी तो यहां पर संधि मिल गई। अब 5 एम्पियर में से 1.3 यहां निकल गया, तो 5 एम्पियर में जब 1.3 निकल गया यहां पर तो बचा हुआ यहां आ जाएगा, तो 5 में से 1.3 घटा दो। जब 5 में से 1.3 घटाओगे तो आएगा 3.7 एम्पियर और 3.7 एम्पियर ही यहां पर आंसर हो जाएगा। तो आठवें सवाल का यदि आप देखोगे तो 3.7 एम्पियर विकल्प नंबर बी पर दिया गया है 3.7, तो यही विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा आठवें का। अब आते हैं सवाल नंबर 9वें पर। देखो तो सवाल नंबर 9वें पर क्या लिखा है, देखो 9वें सवाल में कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा वैद्युत परिपथ में चित्र में प्रदर्शित जो चित्र है उसमें प्रवाहित की जाती है। तो कह रहा बताइए VB माइनस VD क्या होगा। देखो आपको चित्र बना के हम लोग यहां पर समझाते हैं। तो यहां पर आपको क्या कहा गया है कि जो 2 एम्पियर की धारा है इस परिपथ पर प्रवाहित की जाती है और परिपथ में चतुर्भुज बनाया गया है और चतुर्भुज पर आप देखोगे तो प्रतिरोध लगे हैं 2 ओम, 3 ओम और यहां पर 4 ओम व 6 ओम। इसके बाद यहां पर कहा गया है कि जो 2 एम्पियर की धारा है वह प्रवाहित होती है, तो 2 एम्पियर की धारा इस तरफ से प्रवाहित होती है। तो इस जगह पर B बोला गया है और इस जगह पर D बोला गया है, इसे A लिखा गया है और इसको C लिखा गया है, तो इसे C लिखा गया है। अब बात करते हैं, देखो आपसे पूछा गया है VB माइनस VD बता दीजिए।
जब आपको चतुर्भुज की संरचना दिखे और विकर्ण पर धारा प्रवाहित हो तो सबसे पहले आप देखिए क्या ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, और यदि संतुलन की अवस्था में होगा तो फिर आपको सवाल को हल नहीं करना, क्योंकि इन सिरों का विभव आपस में समान होता है तो विभवांतर शून्य कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2/3, इनका अनुपात जो आया वह 2/3 हो गया। अगर बात करते हैं इसके अनुपात की तो यहां पर लिखा है 4/6, और 4/6 बराबर यदि बात करें तो 4/6 बराबर होगा 2/3 के। इसका मतलब अनुपात बराबर है, और यदि अनुपात बराबर है तो यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा, और संतुलन की अवस्था में VB बराबर होगा VD के, क्योंकि विभव समान होंगे तो यहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, तब इस स्थिति पर विभवांतर का मान शून्य होता है। तो यहां पर विकल्प नंबर डी 9वें का सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प नंबर डी में कहा गया है कि विभवांतर शून्य होगा। और विभवांतर शून्य क्यों होगा? क्योंकि बीच में धारा का प्रवाह होता नहीं है, आवेश का प्रवाह होता नहीं है, और आवेश का प्रवाह नहीं होता है, इसका मतलब विभव कैसे होंगे? समान होंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें पर। देखो सवाल नंबर 10वें पर कह रहा है कि एक व्हीटस्टोन सेतु है और कह रहा है ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, और इसमें कह रहा है यदि प्रत्येक भुजा पर R ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक यही व्हीटस्टोन सेतु जो हमने बनाया है इस पर प्रत्येक पर R ओम प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और कह रहा है यहां पर गैल्वेनोमीटर की जगह पर भी R ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो कह रहा बताइए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इनको। तो देखो यहां पर अभी हमने बोला ही कि यदि संतुलन की अवस्था में तो I बराबर 0 होगा, और यदि I बराबर 0 होगा तो यहां से धारा तो प्रवाहित नहीं होगी। जब इस जगह से धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यदि आप समझोगे यहां पर तो ये दोनों है श्रेणी क्रम में, यह भी है श्रेणी क्रम में, तो R और R जुड़कर हो जाएंगे 2R, और यह भी R और R जुड़कर हो जाएंगे 2R। अब देखो 2R और 2R आपस में हो जाएंगे समांतर क्रम में, और जब समांतर क्रम में होंगे तो 1/2R प्लस 1/2R यह क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/R' लिख लेते हैं। अब देखो 1/2R प्लस 1/2R का मतलब हुआ 2/2R, इसका मतलब है R' की जो वैल्यू है वह R के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह R ओम हो जाएगा, और यहां विकल्प नंबर 10वें में A दिया गया है R ओम, तो इस 10वें का विकल्प नंबर A सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर देखो 11वें पर। 11वें सवाल पर क्या लिखा हुआ देखो, 11वें सवाल पर सबसे पहले तो चित्र बना हुआ है, तो चित्र को हम बना लेते हैं। चित्र में देखो लिखा है कि यहां पर एक R ओम का प्रतिरोध है, और इस स्थान पर एक 4 ओम का प्रतिरोध है जो कि पृथ्वी से जोड़ा गया है, और इसके पश्चात यहां पर एक बैटरी जोड़ी गई है जो कि पृथ्वी से जोड़ी गई है, एक सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब इसके पश्चात देखो यहां पर दिया गया है R ओम, और यहां पर लिखा है 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होती है। यह बिंदु है B और यह बिंदु है A, और इसके पश्चात यहां पर लिखा है 4 ओम, और यह बैटरी दी गई है 12 वोल्ट। आपसे पूछा गया है A और B सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा। देखो यदि हम बात करते हैं A और B सिरों के मध्य विभवांतर की, तो हमको विभवांतर ज्ञात करना है तो पहले प्रतिरोध पता होना चाहिए, और यदि प्रतिरोध नहीं पता करना है तो हम लोग एक विधि यह है कि आप क्या करो, इसके बीच का विभवांतर ज्ञात कर लो। तो देखो 4 ओम प्रतिरोध है तो V बराबर होता है I × R, क्योंकि धारा 1 है तो 1 × में 4 यानी कि 4 वोल्ट हो जाएगा, तो इसके बीच का विभवांतर हो गया 4 वोल्ट। टोटल बैटरी जुड़ी हुई है 12 वोल्ट की, 4 वोल्ट यहां चला गया तो शेष बचा हुआ विभवांतर इसमें स्थापित होगा, तो शेष कितना बचा, 8 वोल्ट। तो यहां पर ये जो A और B सिरों के बीच विभवांतर है वह कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां पर जो विकल्प नंबर C है 11वें का, वह विकल्प नंबर C सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12वें पर। देखो तो 12वां सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को हम लोग मिटाते हैं। देखो 12वें सवाल पर लिखा हुआ है कि कह रहा है कि एक विभव मापी है, और इस विभव मापी में तार की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब होता है रो की वैल्यू दी गई है, तो रो का मान दिया गया है, लिख लेते हैं रो के मान को। तो रो का मान लिखा हुआ है 40 × 10⁻⁸ और ओम मीटर। इसके बाद दिया गया है कह रहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें तो लिखा है 8 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, तथा लिखा हुआ है इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वह धारा I बराबर दी गई है 0.2 एम्पियर। तो कह रहा विभव प्रवणता बताओ। तो देखो विभव प्रवणता E बराबर होता है ΔV/ΔX,
यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, ई कहते हैं। तो ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही विभव प्रवणता होगी। और आपको पढ़ाया गया है कि प्रतिरोधकता रो बराबर होता है ई अपॉन में जे। ठीक है, ई क्या है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे क्या है, धारा घनत्व। हमको ई की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ई बराबर हो जाएगा रो इंटू में जे। अब जे का मान तो दिया नहीं गया है, जब जे का मान नहीं दिया है तो इसको धारा के रूप में बनाओ, तो जे बराबर होता है आई अपॉन में ए। अब देखो रो की वैल्यू दी गई है, रख लेते हैं। रो का मान है 40 गुणे 10 की घाते -8 इंटू में आई का मान दिया है 0.2, तो 0.2 रख लेते हैं। बटे में यदि हम बात करें ए की वैल्यू, तो ए का मान दिया है 8 गुणे 10 की घाते -6। देखो 40 का गुणा 2 से होगा, दशमलव से, तो 40 दूनी 80, लेकिन दशमलव लगा है तो आ जाएगा 8। तो 8 गुणे 10 की घाते -8 बटे 8 गुणे 10 की घाते -6। अब यदि हम इसको देखें तो 8 से 8 कट जाएगा, तो यहां पर 10 की घाते -2 आएगा, और जिसको हम बोल सकते हैं 0.01, क्योंकि हमें ई या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स ज्ञात करना था। तो जो मात्रक होगा वह होगा वोल्ट प्रति मीटर। तो आंसर कितना आया, 0.01 वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो 12वें पर विकल्प नंबर पहले में लिखा हुआ है 0.01, तो यही विकल्प यहां पर सही हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर में। अब आते हैं देखो सवाल नंबर अगले पर। तो सवाल नंबर देखो 13वां क्या कह रहा है। सवाल नंबर 13वें को अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है 5 मीटर लंबा एक तार है, और इसमें कह रहा है कि 5 ओम का इसका प्रतिरोध है। देखो तार की लंबाई दी गई है 5 मीटर, और इसका जो प्रतिरोध दिया गया है वह दिया है 5 ओम। इसके बाद कह रहा है 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लो तो 2 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो कह रहा बताइए कि विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होगी। के का मान बताना है, तो के बराबर होता है वी अपॉन में एल। वी का मान पहले निकाल लेते हैं, तो वी बराबर होता है आई इंटू में आर। देखो आई का मान है 2 गुणे 10 की घाते -3, आर का मान है 5, तो 2 पंचे 10 आ गया, 10 गुणे 10 की घाते -3 विभवांतर है तो वोल्ट में। इसके बाद देखो हमको निकालना है विभव प्रवणता, तो के है, क्या होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स बोलो, या वी अपॉन में एल लिख दो। तो v का मान है 10 गुणे 10 की घाते -3, और l का मान दिया गया है 5, तो 5 रख देते हैं। तो 5 से यदि इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, तो 2 गुणे 10 की घाते -3, क्योंकि विभव प्रवणता है v अपॉन एल, तो मात्रक आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां पर जो आंसर सही होगा वह होगा 2 गुणे 10 की घाते -3 वोल्ट प्रति मीटर। तो 13वें का विकल्प नंबर ए लिखा हुआ है 2 गुणे 10 की घाते -3 वोल्ट प्रति मीटर, यह विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14वें पर। तो सवाल नंबर 13वां आपको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं सवाल नंबर 14वें में क्या लिखा हुआ है। देखो सवाल नंबर 14वें में लिखा हुआ है कि एक मानक सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी के 150 सेंटीमीटर तार की लंबाई पर संतुलित होता है। फिर कह रहा जब इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो यह संतुलन की बिंदु 100 सेंटीमीटर पर मिलता है। तो कह रहा आंतरिक प्रतिरोध बता दीजिए। तो देखो क्या कह रहा पहले कह रहा जब विद्युत वाहक बल की बात हो रही है तब इसको 150 सेंटीमीटर पर संतुलन की स्थिति मिलती है। इसके पश्चात जब हम प्रतिरोध लगा देते हैं तो यही जो संतुलन की स्थिति है वह 100 सेंटीमीटर पर मिलती है। और प्रतिरोध कितने ओम का लगा रहे हैं, 2 ओम का, तो 2 ओम का प्रतिरोध लगा रहे हैं। तो देखो सूत्र होता है स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर ई अपॉन में वी, और ई अपॉन वी की जगह यहां पर लंबाई की बात हो रही तो L1 बटे L2 माइनस में 1। देखो कैपिटल आर का मान तो 2 दिया है। यदि L1 की बात करें तो पहले 150 पर विद्युत वाहक बल के लिए था, और जब प्रतिरोध लगाया तो वह 100 पर प्राप्त हुआ माइनस में 1। अब इसको यदि हम काटेंगे तो 15 बटे 10, और 15 बटे 10 को हम लिख सकते हैं 3 पचे 15, तो 5 तिया 15 या बोल सकते हैं तो 3 बार गया, और 5 दूनी 10, तो 3 बटे 2 माइनस में 1। यदि हम इसको हल करें तो देखो यहां पर 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो 2 गुणे 1 बटे 2, इसका मतलब है यहां पर मान आ गया 1। अब क्योंकि यहां पर स्मॉल आर प्रतिरोध ज्ञात करना था तो यहां मात्रक जो होगा वह ओम में होगा, तो 1 ओम प्रतिरोध आएगा। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो विकल्प नंबर बी में दिया गया है 1 ओम, तो यह विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो 14वें का विकल्प नंबर बी आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम होगा,
क्यों होगा? देखो क्योंकि पहले विद्युत वाहक बल की बात हुई है, तो विद्युत वाहक बल के समय में ई होता है और ई के लिए लंबाई दी गई है 150 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है विभवांतर के लिए, क्योंकि प्रतिरोध दे दिया है, तो प्रतिरोध जब सिरों पर लगाओगे तो विभवांतर स्थापित होगा, तब 100 सेंटीमीटर पर दिया है। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल आर L1/L2 माइनस में 1। L1/L2 माइनस 1 लगाएंगे, आंसर आएगा हमारा कितना? 1 ओम, और यह विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। अब आते हैं सवाल नंबर 15 पर। देखो 15वां सवाल क्या कह रहा है, देखो तो 15वें सवाल पर लिखा हुआ है कि विभव मापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है। कह रहा दो सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। देखो हमने आपको इस क्लास में सबसे पहले यही पढ़ाया था कि यदि दो सेल एक दूसरे की सहायता करते हैं तब उनके लिए विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 होगा। और कह रहा E1 प्लस E2 के समय में दो सेल जब एक दूसरे की सहायता करते हैं, और फिर कह रहा दो सेल एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका मतलब E1 माइनस E2। इस स्थिति पर कह रहा है कि यहां पर जो दिया गया है संयोजन में संतुलन की स्थिति क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। तो हम लोग अनुपात कर लेते हैं इसका कि E1 प्लस E2 में 120 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रही है और E1 माइनस E2 में 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रही है। तो कह रहा बताइए कि E1 अनुपाते E2 कितना होगा। तो देखो 0 से 0 तो कट जाएगा, 6 दूनी 12, यह 2 बार गया, 2 का हम लोग क्रॉस गुणा करवा लेते हैं तो 2/1 लिख देते हैं इसको, तो 2/1 लिखकर इसका क्रॉस गुणा करवाते हैं। जब क्रॉस गुणा करवाएंगे तो यहां पर 1 का गुणा होगा तो E1 प्लस E2 ही आएगा, लेकिन जब यहां पर 2 का गुणा होगा तो 2E1 और माइनस का 2E2 हो जाएगा। अब देखो 2E2 इस तरफ जाएगा तो 2E2 इससे जुड़ेगा तो 3E2 हो गया, तो 3E2 बराबर यह E1 इस तरफ गया तो 2E1 से E1 घट जाएगा तो आ जाएगा E1। अब क्योंकि हमको E1/E2 बताना है तो E1 बटे में E2 आएगा, तो E1/E2 बराबर, देखो E1/E2 यदि ज्ञात करना चाहते हो तो यहां पर E2 इसके बटे में चला गया तो आ गया 3, या इसी को लिख सकते हो 3/1। तो जो अनुपात आएगा वह अनुपात हो जाएगा 3:1। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात है वह अनुपात होगा 3:1, और यह मान विकल्प नंबर आप देखोगे तो विकल्प नंबर बी में दिया गया है, तो 15वें का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। देखो हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने सिंपल सा सवाल को हल किया है कि कह रहा है कि जब सहायता करते हैं तो सहायता करने का मतलब होता है E1 प्लस E2 की स्थिति, जब सहायता नहीं कर रहे हैं विपरीत दिशा में जुड़े हैं तो E1 माइनस E2। कह रहा सहायता करते हैं तो 120 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है क्या? संतुलन की अवस्था, और जब सहायता नहीं करते हैं तो 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है संतुलन की अवस्था। तो दोनों का अनुपात निकाला तो E1 प्लस E2 बटे E1 माइनस E2 बराबर 2/1, और इससे हम E1/E2 का मान निकालेंगे तो प्राप्त होगा 3:1। अब अगले क्वेश्चन में यदि हम आए 16वें सवाल पर, तो देखो 16वां सवाल क्या दिया गया है, विभव मापी के प्रयोग में दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं। कह रहा इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर तार का अविक्षेप बिंदु 58 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। कह रहा जब E2 विद्युत वाहक बल वाली सेल की ध्रुवता उलट दी जाए तो यह 29 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो सवाल देखो सेम है, कह रहा दो सेल हैं जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो E1 प्लस E2 वाली स्थिति में कह रहा इस स्थिति पर जो संतुलन की अवस्था है वह 58 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। कह रहा यदि E2 वाले को पलट दो तो जब पलट दोगे तो यह E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो जो कह रहा ध्रुवता है वह 29 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगी। तो कह रहा बताओ E1/E2 का मान क्या होगा। देखो यदि E1/E2 की वैल्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले 29 का भाग देंगे 58 में, तो 29 दूनी 58 तो 2/1 आया। फिर से वही क्रॉस गुणा करवाते हैं तो 2 का गुणा होगा तो 2E1 माइनस 2E2 बराबर E1 प्लस में E2, 1 का गुणा होगा तो E1 प्लस E2 हो गया। अब देखो E2 वाला इस तरफ जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और E1 वाला इस तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा, यहां पर माइनस का हो जाएगा। तो 2E1 में से E1 घटेगा तो आ जाएगा E1 बराबर 2E2 इस तरफ गया तो 2E2 और E2 हो गया 3E2। हमको E1 बटे में E2 ज्ञात करना है, तो E2 को बटे में ले आते हैं तो आ जाएगा E1/E2 बराबर 3, या आप इसी को लिख सकते हो 3/1। तो इसका मतलब क्या है कि 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने 15वें सवाल को भी इसी प्रकार से समझा था कि 3:1 आंसर आया था उसका भी, और सेम क्वेश्चन था, बस यहां पर 120 था और यहां पर 60 था। तो यहां पर भी विकल्प नंबर यदि आप देखोगे तो विकल्प नंबर ए पर दिया गया है 3:1, तो विकल्प नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। तो 16वें का विकल्प नंबर ए सही है। तो देखो इस चैप्टर में इतने ही विकल्प के सवाल थे, तो हम लोगों ने ये सवाल पढ़े
आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। ये सवालों को आप लगाते रहिए, बाकी कोई यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।